हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी। हिस्ट्री की क्लास चैप्टर 11th, क्लास 6 की चैप्टर 11th को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 11th क्या है? नए साम्राज्य और राज्य, यानी नया साम्राज्य। अब नया साम्राज्य यानी किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं? तो हम लोग गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं। अब गुप्त साम्राज्य के जो प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा गुप्त साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी। इसके महान जो राजा थे वो कौन थे? तो सबसे पहले गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, यानी इसकी जो स्थापना की थी वो श्री गुप्त ने की थी। लेकिन गुप्त वंश के जो प्रथम महान सम्राट थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्लियर है? इसकी जो स्थापना की थी गुप्त वंश प्रथम ने, तो ये उपाधि धारण की ही थी महाराज धीराज की। साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने भी महाराज धीराज की जो उपाधि थी वो ग्रहण की थी। विक्रम सावंत। अब विक्रम सावंत की स्थापना किसने की थी? तो 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम सावंत की स्थापना गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने साकों पर विजय के प्रतीक के रूप में की। ठीक है, तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रम सावंत की स्थापना किसने की थी? 58 ईस्वी पूर्व प्रारंभ होने वाले विक्रम सावंत की स्थापना गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। विक्रम सावंत की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में, तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, विक्रम सावंत को भारत ने कब अपने राष्ट्र कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है विक्रम सावंत को भारत ने राष्ट्र कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दे दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अब हम यहाँ देखते हैं वंशावली किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वजों की सूची को वंशावली किसे कहते हैं? वंश यानी कि आगे जो बढ़ते हैं, यानी कि पूर्वज की सूची को, जो भी पूर्वज की जो सूची बनी होती है, यानी उनके बाद वो राजा बने, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र बने, तो ये एक पूर्वजों की सूची है। क्लियर है? कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? अब ये दोनों जो थे, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, ये दोनों समुद्रगुप्त के दरबार में थे। राजा हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन भी आपके गुप्त वंश से संबंधित थे, जिसने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। क्लियर है? तो सबसे पहले जो राजा थे आपके गुप्त वंश के, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, सबसे पहले राजा। उसके बाद समुद्रगुप्त बने। अब हर्षवर्धन भी किस वंश से संबंधित थे? तो ये भी गुप्त वंश से संबंधित थे, जिसने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। यानी हरिसेन भी जो थे, हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने भी गुप्त वंश पे शासन किया था। क्लियर है? अब देख लेते हैं हर्षचरित किसने लिखी थी? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र को लिखी थी। क्या चीज? हर्षचरित की किसने लिखी थी? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट जो थे ने संस्कृत में, अब हर्षचरित जो है वो कैसे किस में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। किसकी जीवनी? तो हर्षवर्धन की जीवनी जो थी हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। यानी ये जो हर्षचरित है जिसने बाणभट्ट ने लिखा था, किस में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। ये जो था हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने, मतलब उनके पूरे वंशावली से लेकर उनके राजा बनने तक का वर्णन उसमें किया गया था हर्षचरित्र में। ठीक है, अब है नेक्स्ट, चीनी तीर्थयात्री षेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। हर्षचरित्र जो है
सबसे पहले हर्षवर्धन, ये भी गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये भी गुप्त वंश के राजा थे। कब? 1400 साल पहले। अब हर्षचरित किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट ने लिखी थी। किसमें लिखी थी? तो संस्कृत में लिखी थी। क्लियर है? अब इसमें हर्षवर्धन के वंशावली के बारे में बताते हुए राजा बनने तक का उल्लेख है। अब चीनी तीर्थयात्री जो षेंशांग थे वो भी किसके दरबार में आए थे? दरबार में भारत आए थे, तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अब अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर हर्षवर्धन कहाँ के राजा बने? अब जब हर्षवर्धन पहले तो गुप्त वंश के थे, अब जब उसके पिता और बड़े भाई जो है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद हर्षवर्धन कहाँ के राजा बने? तो ये थानेश्वर के राजा बने थे। क्लियर है? राजा हर्षवर्धन ने बंगाल पर आक्रमण क्यों किया? यानी इन्होंने बंगाल पे भी आक्रमण किया था। क्यों किया था? तो जब बंगाल के शासक ने उनके बहनोई यानी कि जीजाजी जो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने बंगाल पे क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि बंगाल के जो शासक थे उन्होंने उनके बहनोई जो कन्नौज के शासक थे उसको मार डाला था। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? कन्नौज को अपने अधीन मिला लिया। क्यों? क्योंकि उसके बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासक थे, तो कन्नौज को क्या किया? उसके अधीन मिला लिया और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो क्यों किया था बंगाल पे आक्रमण? क्योंकि हर्षवर्धन के जो बहनोई थे उसको बंगाल के शासकों ने मार डाला था। ठीक है, जो कि कन्नौज के शासक थे। तो उसने क्या किया? कन्नौज के शासक थे उसके बहनोई, तो कन्नौज को अपने में मिला लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब उन्हें किसने रोका? तो चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका था। यानी कि जब हर्षवर्धन जो है वो नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तब उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। क्लियर है? अब इनके बारे में जान लेते हैं। पल्लव और चालुक्य सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कहाँ के? तो दक्षिण भारत के थे। यानी कि हमारे ये जो दक्षिण भारत है यहाँ के क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। क्लियर है? तो पल्लवों का राज्य कहाँ तक फैला है? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेके कावेरी नदी के डेल्टा तक। अब पल्लवों का राज कहाँ से फैला है? तो पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। याद रखिएगा, पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। अब उसके आसपास के क्षेत्रों से लेके कावेरी नदी के जो डेल्टा है वहां तक उसका राज्य जो है वो फैला हुआ था। क्लियर है? चालुक्य का राज्य कहाँ तक फैला था? अब तो पल्लव के बारे में जान गए। पल्लव और चालुक्य दोनों महत्वपूर्ण राजवंश थे। कहाँ के? तो दक्षिण भारत के पल्लव थे और चालुक्य। पल्लव के बारे में तो जान गए, इनका राज्य, इनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। अब चालुक्य के बारे में, चालुक्य का राज्य जो है कहाँ तक फैला था? तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित है। चालुक्य का जो राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो अब चालुक्य की राजधानी ऐहोल, यह एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। ऐहोल क्या था? एक प्रमुख व्यापार केंद्र था जो कि चालुक्य की राजधानी थी। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिरें थे। ठीक है, चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और ये जो केंद्र था ये धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां मंदिर भी थे। अब पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन थे? चालुक्य यानी कि चतुर। याद रखिएगा, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चालुक्य यानी सबसे तेज, यानी कि पुलकेशिन यानी तेज बने और पुल को पार कर गए, तो पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, जिन्हें अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब इन्हें इनका राज्य था चालुक्य वंश के, तो सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। अब उन्हें यह राज्य कैसे मिला था? तो अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें कैसे पता चलता है? अब इनके बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, यानी ये जो राजा थे, चालुक्य के प्रसिद्ध राजा थे, या फिर इनको राज्य कैसे मिला, ये सभी चीज़ों के बारे में, उनके पूरे चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है? तो ये
पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कैसे पता चलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कृति के द्वारा रचित प्रस्तुति से। अब इसके दरबारी कवि कौन थे? तो रवि कृति थे। ठीक है, रवि कृति थे। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कैसे पता चलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जो थे रवि कृति, उसके द्वारा रचित प्रस्तुति से पता चलता है। ठीक है, पल्लवों और चालुक्य को अनंत किसने समाप्त कर दिया? अब ये जो पल्लव और चालुक्य थे का अंत यानी किसने समाप्त कर दिया? तो ये कौन थे? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने पल्लवों और चालुक्य का अंत कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। किसने? राष्ट्रकूट और चोल वंश ने। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा है? पल्लव और चालुक्य वंश जो सब दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अब पल्लव के बारे में जाना, उसका राज कहाँ तक फैला था? तो इसकी जो राजधानी थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेके कावेरी नदी के डेल्टा तक। अब फिर चालुक्य के बारे में हमने जाना कि ये कहाँ तक फैला था? तो कृष्णा से लेके तुंगभद्रा नदी के बीच तक। अब चालुक्य की राजधानी क्या थी? तो ऐहोल थी। चालुक्य की राजधानी ऐहोल, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसमें धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया और कई मंदिरें भी वहाँ हो गए। अब पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? तो चालुक्य के सबसे प्रसिद्ध राजा जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्हें अपने चाचा से यह साम्राज्य या जो राज्य था वो मिला था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के राजा थे। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता कैसे चला हमें? तो उनके दरबारी कवि जो रवि कृति थे, उसके द्वारा जो लिखी गई परिस्थितियाँ थी, यानी उनके बारे में जो पूरी कहानियाँ उन्होंने लिखी थी, उससे हमें पता चल जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। अब पल्लव और चालुक्य का अब अंत कैसे हो गया, यानी ये समाप्त कैसे हुआ? तो राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इनका अंत कर दिया, यानी इन्हें समाप्त किया। कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण रहा, यानी इस बीच में जो कर है वो कौन सा महत्वपूर्ण रहा था? तो भूमि कर। हमेशा अगर आपसे पूछा जाता है कर में कौन सा कर महत्वपूर्ण था, तो भूमि कर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्लियर है? प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो है क्या थी? तो गांव थी। प्रशासन जो थी उसकी प्राथमिक इकाई गांव थी। कर का याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण कर जो है वो भूमि कर था। नेक्स्ट, इसे पढ़ना जो है जरूरी नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा सामंत। अब सामंत किसे कहते हैं? तो सेना नायक, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा की सैनिक सहायता देते थे। सामंत किसे कहते हैं? जो वह सेना नायक जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। नियमित वेतन ना होने के कारण राजा उन्हें भूमिदान दे देते थे। अब सामंत क्या होते थे? जो सेना नायक होते थे, सामंत सेना नायक होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा के सैनिक सहायता देते थे, यानी राजा को जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो उसे सैनिक सहायता देते थे, और राजा उसे नियमित वेतन ना होने के कारण, यानी उनके पास नियमित वेतन ना होने के कारण राजा जो है उसे भूमिदान दे देते थे। अब दी गई भूमि पर कर वसूलते थे। अब जो दिया हुआ भूमि था, जो राजा ने दिया था उन्हें, सेना को, उसे क्या करते थे? कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल और युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। अब उसी कर से वो क्या करते थे? सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे और युद्ध के लिए हथियार को जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्लियर है? नेक्स्ट है, पल्लवों के अभिलेख में किन स्थानीय सभाओं का चर्चा है, यानी पल्लवों का जो अभिलेख था उसमें किन स्थानीय सभाएं जो है उनकी चर्चा की गई है? तो वो है आपका सभा, उर और नगरम। क्लियर है? सभा क्या है? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है। ये सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है। उर क्या है? तो जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण होते थे उर कहलाते थे। नगरम क्या है? व्यापारियों का संगठन जो होता था वो नगरम होता था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? आप सभी को ये पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कालिदास, जिसने दुष्यंत नाम के एक राजा और शकुंतलम नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो ये है कालिदास। अब इसमें किसके बारे में कहा गया है? दुष्यंत नाम के एक राजा थे और शकुंतलम नाम की एक युवती थी, उसकी प्रेम कहानी के बारे में आपके शकुंतलम में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो कालिदास ने। क्लियर है? पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, यह कथन जो है
किसका है, यानी पूरी दुनिया जो है वो धूल के गर्त में डूब जाती थी, वानवट का। इन्होंने इस कथन का प्रयोग राजा की सेना के लिए किया था। वानवट ने क्या किया था, राजा का जो सेना था उसके लिए ये कथन का प्रयोग किया था कि पूरी दुनिया जो है धूल के गर्त में डूब जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बेदुइन कौन थे। अरब में रहने वाले घुमक्कर कबीले होते थे। बेदुइन कौन होते थे, अरब में रहने वाले घुमक्कर कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, अब असम है तो मरुभूमि है, यानी कि अब इसमें कौन ठीक से रह सकता है, तो ऊँट ही रह सकते हैं ना। तो बेदुइन कौन थे, तो अरब में रहने वाले एक घुमक्कर कबीले थे जो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, वो हर जगह घूमते रहते थे। ठीक है, उनका हर जगह जाके वो रहते थे। ये मुख्य रूप से ऊँट पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा जानवर था जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता था। यानी इनको तो एक जगह से दूसरे ज़्यादा जगह जाने की आदतें होती है, अलग अलग जगह कबीले अपने बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऊँट जो होता है वो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए वो लोग ऊँटों पर आश्रित होते थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। जहाँ इस्लाम धर्म का आता है, यानी कि समझ लीजिए पैगंबर मोहम्मद, जहाँ आपको मोहम्मद दिख जाए यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। कब, 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, अरब में की थी। इसमें अल्लाह को सर्वोपरि माना गया है। अब क्या हो गया, इस्लाम धर्म में किनको सर्वोपरि माना जाता है, तो अल्लाह को सर्वोपरि माना जाता है, यानी कि उनके ईश्वर अल्लाह है, यानी अल्लाह ही सब कुछ है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में अल्लाह को सर्वोपरि माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद थे, अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। क्लियर है। अब नेक्स्ट है इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो उनका क्या नाम था, तो ये कुरान था इस्लामों का। एक तो इस्लाम धर्म की स्थापना 1400 साल पहले हुई थी, पैगंबर मोहम्मद ने की थी, अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना की। इसमें अल्लाह को सर्वोपरि माना, और इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। अरब के सिपाहियों ने सिंध को कब जीत लिया था, तो लगभग 1300 साल पहले। सॉरी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा यानी कि सिक्का से क्या प्रदर्शित होता है। अब समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं थी, जो सिक्के होती थी, उसमें क्या छाप होता था, तो उसमें वीणा बजाती हुई मुद्रा होती थी, यानी कि सिक्के होती थी जिसमें वीणा बजाते हुए मिलता था। तो समुद्रगुप्त, इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी होना प्रदर्शित करता है, यानी कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत के प्रेमी थे, उन्हें संगीत पसंद था। क्लियर है। हर्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आनंद। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रयाग किसका प्राचीन नाम है, तो इसे याद रखिएगा, प्रयाग जो है वो इलाहाबाद का प्राचीन नाम है। क्लियर है, प्रयाग जो है वो इलाहाबाद का प्राचीन नाम है। क्लियर। तो आपका चैप्टर 11th जो है कंप्लीट हो गया है। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इतना ही है, इससे एक्स्ट्रा आप लोग को और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, जिसके संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। इसके जो प्रथम महान सम्राट थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और उनकी शादी जो है वो राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त जो है वो शासक बने गुप्त वंश के। क्लियर है। तो समुद्रगुप्त ने भी महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। क्लियर। इसके जो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, तो वो हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद परिस्थिति लेख की रचना की थी। क्लियर है। और जो समुद्रगुप्त थे ये विष्णु के उपासक थे। ठीक है, विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त जो थे वो विष्णु के उपासक थे, यानी विष्णु को मानते थे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आपका ये जो चैप्टर 11th है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 6 की जो चैप्टर 12th है उसे करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर 6 जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।